नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे फिलोसफर के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति से, यानी कि उनके दर्शक, उनके श्रोता, उनको मानने वाले से बात करेंगे कि जो फिलोसफर एक ज़माने में भगवान की श्रेणी में जा चुके थे। अमेरिका उनसे डरने लगा था और वो ऐसे फिलोसफर हैं कि अगर उनके 5 स्पीच, 5 लेक्चर कोई भी आम आदमी सुन ले तो वह सोचने पर मजबूर हो जाएगा, उनके विचारों से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता है। मैं बात कर रहा हूँ ओशो की, यानी आचार्य रजनीश की। ओशो एक ऐसे फिलोसफर थे अपने ज़माने में भी और आज तक कि जिनके विचारों को जिसने भी सुना वो उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सका। यह अलग बात है कि युवाओं को ओशो से दूर रहने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो ओशो को लगातार, ओशो से प्रभावित होने वाले, लगातार प्रभाव में रहने वाले जो आज के हमारे अतिथि हैं वही बता पाएंगे। शैलेंद्र जी, आपका मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार धर्मराज जी, शुक्रिया इसके लिए। शैलेंद्र जी ओशो के बहुत ही प्रिय श्रोता हैं। आप ओशो को पहली बार आपने कब जाना? धर्मराज जी, मैंने ओशो के बारे में पहली बार जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे सहपाठी थे। तो वो मतलब किस क्लास में? उम्र आपकी क्या है? मेरी उम्र उस टाइम 14 साल रही होगी, 13 से 14 साल। तो मेरे एक मित्र थे, वो अक्सर उनके बारे में बात करते थे। तो मेरे को उस टाइम कोई समझ नहीं थी। और कि उनके मित्र, आपके जो मित्र थे, उनकी उम्र कितनी रही? उनकी उम्र भी सेम थी। अच्छा, क्लासमेट थे मेरे। तो वो बात करते थे ओशो के बारे में, तो मैं सुनता था। वो कहते ये इस तरीके के गुरु हैं। तो हमें उस टाइम पे कुछ पता नहीं होता था, क्योंकि बाद में उन्होंने बताया कि वो इसलिए जानते थे कि उनके मामा वो ओशो के शिष्य थे। तो घर में उनका माहौल था, तो वो देखते थे। फिर मैं उनके बारे में जानने लगा, ओशो जी के बारे में। तो रजनीश जी के बारे में जान के मैं उनको भगवान लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। वो एक बहुत, उनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते उनकी फ़िलासफ़ी को। तो मैं आज अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैंने जीवन में, एक होता है स्टडी करना कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ गए, और एक जीवन को सीखना, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो मैंने जो जीवन सीखा वो मैंने ओशो से सीखा। मैंने भगवान रजनीश जी के फ़िलासफ़ी को पढ़ा, जाना, उनके बारे में उनको सुना, चैनल के माध्यम से पुस्तकें पढ़ी। तो मैंने फिर जाना, उससे पहले एक अलग दुनिया थी और उसको जानने के बाद एक अलग दुनिया हुई। मैंने कुछ चीज़ें जानी, समझी, अपने बारे में जाना। तो वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा लाइफ का। तो मैं अपने बेटे को भी बोलता हूँ कि कुछ भी पढ़ना, आप स्टडी एक तरफ रखना है, ओशो को ज़रूर पढ़ना आप अपनी लाइफ में, अगर अब आप अपनी लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो। क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है सोसाइटी में, वो तो ये थे, वो थे, ऐसा है, वैसा है। तो जिस आदमी ने नहीं पढ़ा, अब मैंने कोई चीज़ नहीं जानी और मैं उसके बारे में कोई भी पॉइंट आउट करूँगा तो वो एक संकीर्ण मानसिकता का द्योतक होती है वो चीज़ें। तो हमारी सोसाइटी को, मैं तो ये कहता हूँ इनफैक्ट कि बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए रजनीश भगवान को, ओशो को। लेकिन आपने कहा कि ओशो पर आरोप लगते रहे हैं। किस प्रकार के आरोप? चूँकि आप तो बहुत साल से, यानी कि करीब आपके जीवन में 30-35 साल से तो सीधा सीधा ओशो के विचारों का प्रभाव है आप पर। किन कारणों से उन पर आरोप लग रहे थे? जैसा कि हमारी एक जो समाज है, हमारा समाज थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप्स का समाज है हमारा। ऐसा था नहीं एंशिएंट, अगर पढ़ेंगे तो बड़ा हिंदू धर्म तो जो हमारा जो सो कॉल्ड रिलीजन रहा है, जिसे हम सनातन भी बोल देते हैं, बुद्धिज़्म भी निकल के आ रहा है, जैनिज़्म भी, वो बड़ा ओपन रिलीजन था। तो कुछ बातें इसमें आती चली गई। तो ओशो को जो इस सोसाइटी ने एक सेक्स के तौर पे देख लिया, जबकि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, संभोग से समाधि की और कोई पुस्तक पढ़े तो वो जानेगा कि उन्होंने क्या बोला है और क्या लिखा है।
जो कि हम जानते ही नहीं। आदमी पढ़ता है, किसी ने बुक पढ़ी नहीं है तो वो आदमी भी उस पे स्पीच टाइटल देता देख है, के भड़क जाते हैं लोग कि ये अच्छा ये इतना है बड़ा फिलोसोफर है, सेक्स की बातें सेक्स क्यों की कर रहा है? बातें, जबकि उन्होंने बहुत साइंटिफिकली उस सब पे लेक्चर दिया हुआ है, साइंटिफिकली बोला हुआ है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हर युवा को जो बैचलर है और वो कल को जाना चाहता है मैरिड लाइफ में, वो पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। तो आपकी जो यह सलाह है कि जो युवा शादी करना चाहता है, शादी से पहले ये किताब पढ़ ले, तब तो ओशो ने अपने एक स्पीच में चुटकी लेते हुए कहा है कि एक सज्जन उनसे पूछ रहे थे कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, आप उसके कुछ शादी पे आपके क्या विचार हैं? तो ओशो ने शादी पे जो अपने विचार कहे, उसके बाद तो उस आदमी ने शादी का आइडिया ही बदल दिया। उन्होंने कहा था गलती, और उन्होंने कहा दोबारा, तो उन्होंने कहा कि एक बार गलती करके भी नहीं सीखे। तो जनरली, लेकिन मैं ये इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि हर आदमी देखो उस विचारधारा में नहीं जा सकता कि वो बैचलर रहे, शादी ना करे, क्योंकि हम सब गृहस्थ उससे आते हैं। क्योंकि फ़िलॉसफी पढ़ना और उनको जानना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये तीनों मैं समझता हूँ कि अलग अलग चीज़ें हैं। हम गृहस्थ रह के भी, क्योंकि भगवान बुद्ध के टाइम भी मैंने ओशो की पुस्तक में ही पढ़ा है, क्योंकि जब भगवान बुद्ध 14 या 12 साल के बाद वापस आए, मतलब मोक्ष को प्राप्त करके, एनलाइटेंड होके, तो यशोधरा ने जो उनकी पत्नी थी एक ही चीज़ पूछा उनसे। जब उनके शिष्य आनंद उनके साथ नहीं थे, उन्होंने कहा भाई मैं इनको छोड़ के गया था, मैं अकेले में मिलना चाहता हूँ। तो उनसे पूछा कि उनकी धर्मपत्नी ने कि जो आपको जंगल में मिला क्या वो यहाँ नहीं मिल सकता था? तो उस पर भगवान बुद्ध जो है वो मौन हो गए थे। मौन हो गए। मतलब कि यशोधरा ने भगवान बुद्ध की भी बोलती बंद कर दी। वो उनका एक सहमति ही था मौन रहना कि यस। इसीलिए जो भगवान रजनीश ने, ओशो ने बोला है कि जोरबा द बुद्धा, उनका कॉन्सेप्ट था कि मैं हर इंसान को ऐसा बनाऊं कि जब वो बुद्ध बनना चाहे तो बुद्ध बन सकते हैं, और वो जब मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना चाहे तो मोस्ट वेलकम। वो ये नहीं कहते कि आप जंगल में जाओ बैठो, वो कहते हैं कि तुम ही हो। जब तुम्हें दिन में दुकान संभालनी, दुकान संभालो, शाम को आप सन्यासी बन जाओ। तो हमारे में दोनों कैपेबिलिटी है, तो उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप रह सकते हो। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, और इन कोर्स ऑफ टाइम आदमी बढ़ता चला जाता है उन चीज़ों की तरफ।